अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वायरसेस, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन। अगर वायरसेस की डिफ़ाइन की बात करें, इसकी डिफ़ाइन ये है, वायरस इज़ अ नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल, यानी कि जो वायरस है ये एक ऐसा पार्टिकल होता है जो कि इन्फेक्शन कोज करता है और इसके पास कोई भी सेल मौजूद नहीं होता है, विच कंटेन डीएनए और आरएनए एंड नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीनिशियस कोट। और उसके अलावा जो वायरस है इसके पास डीएनए या फिर आरएनए मौजूद होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो वायरस है इसके इर्द गिर्द प्रोटीन का कोट मौजूद होता है। तो वायरस को हम नॉन सेलुलर पार्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास कोई भी सेल मौजूद नहीं होता है। आगे है, वायरस आर ओनली रिप्रोड्यूस इन लिविंग सेल्स। और ये जो वायरस होते हैं ये सिर्फ लिविंग सेल्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही रिप्रोडक्शन करते हैं, और नॉन लिविंग सेल्स यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। आगे हमारे पास है वायरियोलॉजी। इसमें ये है, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज वायरियोलॉजी। यानी कि ऐसी ब्रांच जो कि वायरसेस के बारे में स्टडी करती है उसको हम वायरियोलॉजी कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन के बाद आगे जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। के वायरसेस जो है वो किस तरह डिस्कवर हुए। At the time of Louis Pasteur and Robert Koch, the word virus was generally associated to a poison associated with disease and death। यानी कि लुइस पास्चर और रोबर्ट कोच के ज़माने में वायरस एक ऐसा पॉइजन था जिसकी वजह से बीमारियां फैलती थी, या फिर उस बंदे को जिसको वायरस हो जाता था वो मर जाता था। आगे हमारे पास है कोज, कि इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती थी। इसमें यह है, वायरस कोज मैनी डिजीजेज सच एज एड्स, हेपेटाइटिस एंड इन्फ्लुएंजा। तो इस वायरस की वजह से इस तरह की जो बीमारियां थी बहुत ही ज़्यादा फैलती थी। आगे है कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्ड जीनर। एडवर्ड जीनर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने काउपॉक्स की बीमारी के बारे में हमें आगाह किया था। इसने ये कहा था कि एक इंसान जो कि गाय से दूध निकालता है तो दूध निकालने से उसके हाथों पे जो दाने बन जाते हैं उससे उस बंदे को काउपॉक्स की बीमारी हो जाती है। और दूसरा, इसने ये चीज़ बताई थी कि जिस इंसान को काउपॉक्स की बीमारी लग जाती है उसे कभी भी स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं होती है। इसमें यही है कि इन 1796 एडवर्ड जीनर वैक्सीनेटेड अ 8-year-old बॉय विद मटेरियल रिमूव फ्रॉम काउपॉक्स लायन ऑन द हैंड ऑफ मिल्कमेड। इसने क्या किया कि 1796 में एक 8 साल बच्चे को लिया और उस 8 साल बच्चे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। किस तरह किया कि एक वो बंदा जो कि गाय से दूध निकालता था तो उस बंदे के हाथों पे काउपॉक्स के छोटे छोटे दाने बने हुए थे। तो इसने क्या किया कि उस बंदे के हाथों पे जो दाने बने थे उन दानों से इसने रेशा निकाला और इस रेशे को निकाल के उस 8 साल बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। और उस रेशे को उस बच्चे के अंदर इंजेक्ट करने से ये हुआ कि उस बच्चे को भी काउपॉक्स की बीमारी लग गई। और फिर जब उस बच्चे को काउपॉक्स की बीमारी हो गई, फिर क्या हुआ कि आफ्टर 6 weeks द बॉय वाज इनोकुलेटेड विद पस फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स विक्टिम बट ही डिड नॉट डेवलप द डिजीज। तो एडवर्ड जीनर ने क्या किया कि 6 weeks के बाद एक मरीज जिसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी, उस स्मॉल पॉक्स के मरीज से उसने स्मॉल पॉक्स की पस लेके उस बच्चे के अंदर इनोकुलेट कर दी, यानी कि दाखिल कर दी। और इसका रिजल्ट ये निकला कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हुई। तो इसने ये बताया था कि जिस बंदे को काउपॉक्स की बीमारी हो जाती है उसे कभी भी स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं होती है। एडवर्ड जीनर सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड 23 पर्सन्स, और एडवर्ड जीनर ने ये एक्सपेरिमेंट 23 पर्सन्स पे किया था। आगे है लुइस पास्चर। एज द मटेरियल जीनर यूज्ड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ, द टर्म वैक्सीनेशन वाज यूज्ड बाय लुइस पास्चर फॉर इनोकुलेशन ऑफ डिजीज। तो वो मटेरियल जो कि जीनर ने काउ से लिया था, तो इस काउ को पहले वैका कहा जाता था और इसी वैका से वैक्सीनेशन की टर्म निकली थी। और इस वैक्सीनेशन की टर्म को लुइस पास्चर ने बीमारियों से बचने के लिए इस्तेमाल किया था। आगे है कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स चैम्बरलैंड। अगर इसमें देखा जाए तो ये है कि ही फाउंड दैट बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू द पोरोसिलिन फिल्टर। तो इस साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो पोरोसिलिन फिल्टर के अंदर से नहीं गुजर सकते
सकते हैं, बट एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज़ में पास थ्रू पोरोसिलिन फिल्टर। लेकिन इसने ये कहा था कि वो एजेंट जो कि रेबीज़ की बीमारी को फैलाता है वो इस पोरोसिलिन फिल्टर के अंदर से गुजर सकता है। अगर रेबीज़ की बात की जाए तो इसमें ये है कि आर डिजीज़ विच इज़ ट्रांसफर टू ह्यूमन बाय बाइट ऑफ रेबीड डॉग्स, कैट्स, बैट्स, फॉक्सेस एंड अदर एनिमल्स। यानी कि एक ऐसा कुत्ता जो पागल हो, जिस तरह कैट्स, बैट्स, फॉक्सेस या फिर दूसरे एनिमल्स जब इंसानों को काटते हैं तब ये रेबीज़ की जो बीमारी है ये इंसानों के अंदर दाखिल हो जाती है। यह फिल्टरेबल वायरसेस, इसमें यह है कि एज इन दोज डेज वर्ड वायरस वाज लूजली यूज टू डिस्क्राइब टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट कॉज डिजीज, सो दोज अनसीन फिल्टरेबल एजेंट्स वाज नोन एज फिल्टरेबल वायरसेस। यानी कि उन दिनों में जो वायरस था इसको एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस कहा जाता था जो कि बीमारियां फैलाता था, इसीलिए इन अनसीन फिल्टरेबल एजेंट्स को, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, इनको फिल्टरेबल वायरसेस का नाम दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रीब्यूशन ऑफ आइवानोस की। अगर इस साइंटिस्ट के काम को देखा जाए तो इसमें यह है इन 1892 आइवानोस की डिस्कवर दैट द एजेंट विच कॉज टोबैको मोज़ेक डिजीज वाज फिल्टरेबल। यानी कि इस साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो एजेंट टोबैको मोज़ेक डिजीज को कॉज करता है ये भी फिल्टरेबल होता है, यानी कि ये एजेंट भी पोरोसिलिन फिल्टर के अंदर से गुजर सकता है। ये है ही ऑब्टेन बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्राउंड अप इन्फेक्टेड प्लांट्स एंड प्लेस्ड इट ऑन हेल्दी लीव्स ऑफ टोबैको। तो इसने क्या किया था कि इसने एक ऐसा फिल्ट्रेट लिया जो कि बैक्टीरिया फ्री था और इसने ये फिल्ट्रेट ज़मीन के अंदर जो इन्फेक्टेड प्लांट्स था वहाँ से लिया और इस फिल्ट्रेट को इसने टोबैको के हेल्दी लीव्स के अंदर डाल दिया। जब इसने इस फिल्ट्रेट को टोबैको के लीव्स के अंदर डाला तो ये हुआ, and then he observed that filtrate produced the disease in healthy plants। तो इस फिल्ट्रेट ने क्या किया कि उस टोबैको के हेल्दी लीव्स के अंदर भी बीमारी को प्रोड्यूस कर दिया। तो आपने आइवानोस्की के बारे में ये याद रखना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैनले, इसमें ये है द फिल्टरेबल एजेंट वाज प्यूरिफाइड इन 1935 व्हेन स्टैनले वाज सक्सेसफुल इन क्रिस्टलाइजिंग द टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इस साइंटिस्ट ने 1935 में एक फिल्टरेबल एजेंट को प्यूरिफाइड किया था और इसने ये काम कब किया था, जब ये टोबैको मोज़ेक वायरस की क्रिस्टलाइजेशन में कामयाब हुआ था। आगे है केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस ऑफ द पार्टिकल्स शोड दैट वायरस आर कंटेन्ड ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। और जब स्टैनले ने क्रिस्टलाइजेशन पार्टिकल्स का केमिकल एनालिसिस किया तो इससे ये पता चला कि जो वायरस हैं ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पे कंटेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक वायरस, जिसमें से आपको एक या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।